यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रोड आइलैंड्स में बसता है एक स्मॉल टाउन नेम्ड बरेविल, और इस स्मॉल टाउन में मौजूद है इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस, द रियल लाइफ कॉन्जरिंग हाउस। एक 300 साल पुराना फार्म हाउस विच माइट लुक लाइक एनी अदर नॉर्मल ओल्ड हाउस, बट लोगों का मानना है कि ये हाउस एक्चुअली में एक सीक्रेट पोर्टल है जो हमारी इस दुनिया को आत्माओं के और भूत प्रेतों की दुनिया से जोड़ता है। और शायद यही वजह है कि ये घर इतना ज्यादा हॉन्टेड है बाय मल्टीपल नंबर ऑफ स्पिरिट्स। Did I see you that's sitting in the chair? They gave you the confirmation. Literally talking about exactly what you saw. What? What? That was a flashlight. Flashlight just He shined said in. they see lights outside all the time. Flashlight just shined in through the window and then went away. Who? Did I just? Was that the woman out there walking with the flashlight? Is she walking in the woods? Is she not in a tunnel? Is she walking in the grass? No. That's a no. Sitting right here. The light? You're just shaking the light. This is so stupid. Yeah. जनवरी 2024, यानी आज से एग्जैक्टली एक साल पहले एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ओवरनाइट डिसाइड करते हैं टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट द इनफेमस रियल लाइफ कॉन्जरिंग हाउस। ये एक ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप है जो इस दुनिया के अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस को विजिट करके उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल ओवरनाइट पर अपलोड भी करते हैं। इन्होंने अपने चैनल पे ऐसे कई सारी वीडियोस अपलोड करी है एंड देख के लगता है दैट दे आर प्रीटी एक्सपीरियंस्ड इन इट। बट इस बार का केस थोड़ा अलग था बिकॉज वो किसी रैंडम हॉन्टेड लोकेशन पे नहीं जा रहे थे। दे वेर अबाउट टू इन्वेस्टिगेट ए डेमोनिक हाउस, ए सीक्रेट पोर्टल, एक घर जिसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा सिनिस्टर थी कि इसकी पास्ट की सच्ची घटनाओं पे आधारित हॉलीवुड की 2013 की मूवी द कॉन्जरिंग बनी थी। इससे तो तुम समझ गए होगे दे वर अबाउट टू इन्वेस्टिगेट द मोस्ट हॉन्टेड हाउस एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। What's up, man? Oh, somebody's home. We can't go in. How you doing? Sorry, we didn't mean to trespass or bother you. No worries. Welcome to the Conjuring House. Hey. You guys excited about tonight? Yeah, he's ready. द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वॉज प्रिटी नॉर्मल। इन लोगों ने मस्ती मजाक में सब स्टार्ट किया, फिर घर को थोड़ा ऊपर ऊपर से एक्सप्लोर करा एंड एवरीथिंग सीम्ड लाइक ए प्रिटी गुड स्टार्ट। अभी तक तो उन्हें बस घर से एक क्रीपी वाइब आ रही थी बट कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हुआ नहीं था। बट जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है इस घर का अनयूजुअल साइड, इस घर का एबनॉर्मल साइड भी इन्हें दिखना शुरू हो जाता है। द एंटायर वीडियो ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज 3 hours लॉन्ग एंड थ्रू आउट द एंटायर इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने उस घर में कई सारे अनएक्सप्लेनेबल एंड स्कैरी इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस करा एंड उसको कैप्चर भी करा। द फर्स्ट क्रीपी इंसिडेंट जिसको इन लोगों ने फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन नोटिस करा था वो थे कुछ अनएक्सप्लेनेबल और क्रीपी नॉक्स जो कि उस घर के एम्प्टी रूम्स एंड डार्क एम्प्टी कॉर्नर से आ रहे थे। यानी कि नॉकिंग साउंड्स के पीछे कोई सोर्स नहीं था, स्टिल दे वर एबल टू हियर इट। That was like a. Oh, that's. Oh no! Wait. 3 knocks. We gotta go. 3 knocks. इवन तो इन लोगों ने थ्रू आउट द नाइट कई सारे नॉकिंग साउंड्स को सुना था बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन वर रिकॉर्डेड इन द बेसमेंट। द बेसमेंट ऑफ द कॉन्जरिंग हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्पॉट्स ऑफ द हाउस विच इज सेड टू बी हॉन्टेड बाय एन एविल स्पिरिट ऑफ ए क्रूकेड नेक लेडी। एंड जब ये फ्रेंड्स का ग्रुप उस बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था दे वर एबल टू रिकॉर्ड सम ऑफ द क्रीपीएस्ट नॉक्स ऑफ द नाइट। Do it. Yeah, Corey, you touch it. Lights around the Jesus. Big turn You hear that? That was tapping on the window, right? That was the window. What? It's the woman. Did anybody hear that? No. It was. Yes. You heard that? Did you hear it? इतने सारे साउंड्स के केओस के बीच इफ यू ट्राई टू फोकस तुम्हें पीछे वाले विंडो से टैपिंग साउंड सुनाई देंगे। Big turn up. Did you hear that? That was tapping on the window, right? That was the window. Dude, Did you hear it?
Literally, I don't think so. That's enough for me to jump. Dude, that was on the window. That was enough It for was me to full. jump. इट वॉज वेरी क्लियर कि बेसमेंट के विंडो पे किसी ने नॉक करा था एंड उन लोगों को भी नॉकिंग साउंड काफी क्लियरली सुनाई दी थी. Hey, turn up. Did you hear that? बट थोड़ी ही देर में कुछ और नॉकिंग साउंड्स बेसमेंट के एक दूसरे कॉर्नर से सुनाई देती है. It's so weird is that like we'll go nights and nights and nights in a row and it'll never go off and this has gone What on. the? Right? That was a knockdown that way. There's a camera. Hello? Yeah, there's no one. I would have seen it. Oh, another one, another one. Do you want us to go down there? Dude, It wants us to go. that's a clip. You guys hear that? Yeah, I heard Okay, that. we're gonna come down there, okay? इस बार उन्हें नॉकिंग साउंड बेसमेंट के एक दूसरे डार्क कॉर्नर से सुनाई देती है. I would have seen it. Oh, another one, another one. Do you want us to go down there? Dude, It wants us to go. इन नॉक्स को सुन के ऐसा लग रहा था एज इफ देयर इज सम स्पिरिट जो इन नॉक्स के जरिए उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हो. एंड दिस इज व्हाट मेड दीज नॉकिंग साउंड्स सो क्रीपी. नाउ कम्स द सेकंड एबनॉर्मल एक्टिविटी जो वहां पे हो रहा था. EVP और इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना. EVP उन अनएक्सप्लेनेबल और घोस्टली वॉइसेस को कहा जाता है जो कि इन्वेस्टिगेटर्स के माइक्रोफोन और कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते हैं. इन वॉइसेस के पीछे कोई सोर्स नहीं होता तो माना जाता है कि हो ना हो ये वॉइसेस किसी घोस्ट या फिर किसी एंटिटी की ही होगी. जब ओवरनाइट की टीम अपने इन्वेस्टिगेशन के एक पार्ट में अपने एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव माइक्रोफोन को यूज करके एक EVP सेशन करते हैं और उन घोस्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, दे वर एक्चुअली एबल टू रिकॉर्ड सम ऑफ दीज अननोन घोस्टली वॉइसेस आल्सो नोन एज EVPs. Are you friendly? We don't mean you any harm. We're just here to learn. Are you a Native American? Are you happy? Do you live in this home? Do you like us being here? Okay, I'm pretty much done with the basement. do you like us being here? And just scream. इस रिकॉर्डिंग में तुम उनके पूछे हुए क्वेश्चंस को तो सुन ही सकते हो बट साथ ही साथ वो बीच में थोड़े बहुत गैप्स दे रहे थे फॉर द स्पिरिट टू आंसर. एंड उन गैप्स में तुम इस अननोन घोस्टली वॉइस को भी सुन सकते हो जो इनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहा था. Are you friendly? We don't mean you any harm. We're just here to learn. Are you a Native American? The spirit was literally communicating with them and कुछ पार्ट में ये EVPs बहुत ज़्यादा creepy sound करती है, especially the screams. Are you happy? Do you live in this home? Do you like us being here? Along with this एक और एक्टिविटी ये थी कि उनके जितने भी इन्वेस्टिगेशन के इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस थे उन पर भी उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. I'll grab that box. Someone wants to carry. Alright, leave again, Corey. Also the box. Oh. Wow. Oh my god, oh my god. Hey, can you knock if this is you? Wow. What the? Everyone's done with the रेमपॉड एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं तो अगर तुम उनके पास जाओ या फिर उन्हें टच करो तो एक्टिवेट होते हैं. वो बीपिंग साउंड्स करते हैं और उन पे लाइट्स भी ऑन हो जाती है. ये रेमपॉड कई बार इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भले ही सभी लोगों से दूर रखा गया हो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है एज इफ कोई घोस्टली स्पिरिट इसके अराउंड मूव कर रही है या फिर इसके साथ कॉन्टैक्ट बना के इसको टच कर रही है. Interesting. So we're all seeing two pairs of eyes, which is a key sign of possession. Nope. That's not what I saw. Someone drew. Is this yours? Yeah. What'd you draw? I saw a lady walking through a tunnel holding a flashlight. Harriet Tubman? No. And then Yo. I also saw Yo, give me in attention. the Corey, this is eye. you. In the eye, I saw the flashlight reflecting in someone else's eye, right?
Did he see you? Maybe that's who he saw. यू वॉन्ट बिलीव कई बार तो इस रैम्पॉड का जो एक्टिवेटेड वॉइस काफी लंबा चलता है, मेकिंग इट अ लॉट मोर क्रीपी, एज इफ लिटरली कोई घोस्ट उसके पास खड़ा होकर उसको टच कर रहा है. Was that the woman out there walking with the flashlight? Is she walking in the woods? Is she not in a tunnel? Is she walking in the grass? No. इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट इन लोगों के साथ कॉन्जरिंग हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे होती है. द बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज अनदर एक्टिव स्पॉट ऑफ द हाउस which is said to be haunted by a friendly spirit of a small child. And while investigating in that bedroom, ये लोग उस रात की सबसे ज्यादा डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अपने आंखों के सामने देखते हैं एंड थैंकफुली उसको अपने कैमरास में भी कैप्चर कर पाते हैं. That's so weird that would be a chair. So specific. What the? What was that? A car just flew Shut off the up. shelf. Shut up. A car just flew off the shelf, dog. I just watched neither of you near it. Oh my god. The toy car just flew off the desk. बेडरूम को एंटर करने के बाद साइड में रखे हुए टेबल के ऊपर एक कार थी जो अपने आप नीचे गिर जाती है. ये चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा डरा देती है बिकॉज कोई भी उस टेबल के आसपास भी नहीं था. अनफॉर्चुनेटली ये चीज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो लोग उस कार को वापस उस टेबल पे रख देते हैं एंड उसी एरिया में अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं. एट दैट वेरी स्पॉट उन्हें अपने SLS कैमरा के स्क्रीन के ऊपर एक 15 फीट टॉल क्रीपी सा घोस्टली फिगर दिखता है. उनका पूरा ध्यान इस क्रीपी फिगर के ऊपर था कि तभी वो कार फिर से अपने आप टेबल के ऊपर से गिर जाता है एंड दिस टाइम इट वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरा. It's getting bigger and bigger. Dude, its arms are as long as its entire body. It went from like a 5-foot figure to probably a 15-foot figure. What's that? Oh my god! Camera? It You really? fucking did it again! 15-foot figure. What's that? Oh my god! Oh my god! Holy shit! Guys, I'll show you one more time. If I push the f***ing car, it stops. Alice wasn't one of them? I swear you said that. Also, we didn't like step wait, do or that one walk more or time. anything. Look at this. Yeah. Damn, what the Something pushed it off, bro. This motivates them to again put the car on the table and इस बार वो literally उस spirit से communicate करके उसको request करते हैं to push the car again and you won't believe आगे क्या होता है. Alice, you know you can push that car. Can you push that car one more time for us? Should we hype him up? Sure. Try to give him the energy. Do it. Do it. Do it. No. Push the car. Push the car. You did it twice. Push that car. Keep sharing. Come on, push the Push car. that car. Push 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 that car. No way. Way. You saw it move a little bit? Yes, and it then- went. What? And then it went. अब तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई तो अनयूजुअल फोर्स थी या फिर कोई इनविजिबल एंटिटी थी जो उस कार को पुश कर रही थी. मे बी ये वही फ्रेंडली चाइल्ड स्पिरिट थी जो उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर रही थी. द एंटायर पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वाज रियली स्कैरी. एवरीथिंग वाज सो अनएक्सप्लेनेबल एंड ऐसा लग रहा था कि ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लिटरली उनके आंखों के सामने हो रहे हैं. बट देयर वाज अनदर थिंग जो उसी टाइम फ्रेम में उसी क्लिप में हुआ था बट ऑलमोस्ट सभी लोगों ने उस चीज को मिस कर दिया था. बट उन्हीं के वीडियो का एक कॉमेंट था जो इस चीज को पॉइंट आउट करता है. द वे कोरी's कैप मूव्ड सो अनयूजुअल as if someone held it before falling. इस कमेंट में एक ग्रुप मेंबर कोरी के कैप के बारे में बोला गया है जिसकी मूवमेंट काफी ज्यादा अनयूजुअल थी जब वो कैप उनके सर से गिरा था. Push that car. No way. इट वॉज ट्रू. अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो तो कोरी का कैप जो नीचे गिरता है उसका मूवमेंट बहुत अननेचुरल था.
एज इफ किसी ने उसको हवा में पकड़ा भी हुआ था. And this thing made the entire clip even more creepier. जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन के एंड की तरफ बढ़ते हैं, ए वेरी डिस्टर्बिंग थिंग हैपेंड विद वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स नेम्ड कोरी. कोरी इस ग्रुप के सबसे एनर्जेटिक मेंबर थे और उस कार इंसिडेंट में वही उस स्पिरिट को इतना ज़्यादा एनकरेज भी कर रहे थे. थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, बट टुवर्ड्स द एंड फॉर सम रीजन उनका पर्सोना काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, एज इफ किसी ने उनके बॉडी पे कंट्रोल कर लिया. इट ऑल स्टार्टेड जब कोरी एक सेशन के दौरान एक कर्स्ड मिरर के अंदर झांक कर एक स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. कोरी कहते हैं कि इस सेशन के दौरान उन्हें उस मिरर के अंदर काफ़ी डिस्टर्बिंग एंड अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं, एंड इसके बाद ही उनकी तबीयत कम्प्लीटली ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है एंड वो काफ़ी अजीब बिहेव करना भी स्टार्ट कर देता है. Throwing up, it just makes you feel that way. Ow! We could stay outside as long as you want. Oh my. Yeah. Wanna go? Is that okay? I don't care. Do whatever you want. Why don't you bring it? Holy water in a evil house. Where are you going? Where are you going? I don't know. What just happened? Are you walking? What? I don't fucking know. Why did you just walk in there? I don't know. Why did I walk down there? कोरी का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था. हेडेक्स एंड बॉडी पेन, तबीयत का ऐसे खराब होना एंड बिना सेल्फ कंट्रोल के घर के अलग अलग रूम्स में चलते हुए जाना. एंड इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में याद भी नहीं रह रहा था. यू माइट वंडर कि कोरी के साथ ये सब चीजें क्यों हो रही थी और इन सब चीजों के वहां पे होने का मतलब क्या था. वेल लेट मी टेल यू कि ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग टू कोरी वर क्लियर साइंस ऑफ ए डेमोनिक पोजेशन. इसका मतलब वहां मौजूद कोई डेमोनिक एंटिटी कोरी को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी एंड उनके बॉडी और माइंड पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही थी. दिस वाज इनफ. अब वो ग्रुप इसके आगे नहीं बढ़ सकता था बिकॉज वन ऑफ द मेंबर्स वाज एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड बाय ए इविल स्पिरिट एंड इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं दैट इट वाज टाइम टू एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड लीव द कॉन्जरिंग हाउस. इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक तुम्हें दिखाई है, नो डाउट वो काफ़ी डरावनी थी एंड स्ट्रेट अप पैरानॉर्मल चीज़ें आंखों के सामने हो रही थी. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज नॉट एवरीथिंग. इनफैक्ट आज के टाइम पे इस कॉन्जरिंग हाउस में जितनी भी अजीबोगरीब एंड डरावनी चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इफ आई टेल यू कि इससे कई गुना ज़्यादा डरावनी चीज़ें इस घर की हिस्ट्री में हो चुकी है. मैं तुम्हें इस घर की हिस्ट्री और उस सिनिस्टर पास्ट को तो बताऊंगा ही, बट साथ ही साथ उस पुराने पास्ट से रिलेट कर पाने वाली जो भी एविडेंसेस और वीडियो प्रूफ्स को आज के टाइम पे लोगों ने रिकॉर्ड करा है, उन सारे प्रूफ्स को भी मैं तुम्हें थ्रू आउट द वीडियो दिखाता रहूंगा. एंड आफ्टर नोइंग द एंटायर स्टोरी एंड इन सारे क्लिप्स एंड वीडियो फुटेजेस को देखने के बाद, दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट द हॉन्टिंग्स ऑफ द कॉन्जरिंग हाउस. The year is 1736 जब आर्नल्ड फैमिली एक बहुत ही बड़े फार्म हाउस को बिल्ड करती है एक 200 एकड़ की जमीन पर इन बरेविल रोड आइलैंड. ये दिखने में तो एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा फार्म हाउस था, बट स्टार्टिंग के दिनों से ही ये घर बहुत ज़्यादा अजीब था एंड इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे. जब ये घर बना था तो उस टाइम पे अमेरिकन सिविल वॉर चल रहे थे. आसपास के कई सारे घर टूट गए थे, बट इस घर को जरा भी खरोंच नहीं आई थी. इवन जब उस इलाके में एक बहुत ही बड़ा और डेडली हरिकेन आया था तो उस इलाके के सारे घर तहस नहस हो गए थे, बट दिस हाउस वाज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. तब लोगों के बीच में बातें स्टार्ट हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल घर नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली ए सीक्रेट पोर्टल इन डिस्गाइज ऑफ ए फार्म हाउस जो हमारी इस दुनिया को भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया से जोड़ता है. एंड दिस हाउस इज सीवियरली हॉन्टेड. भले ही ये लोगों की बनी बनाई बातें थी, बट सालों बाद ये सारी बातें सच होने वाली थी. 1970s में इस घर को एक नई फैमिली परचेज कर लेती है
द पैरन फैमिली। रॉजर पैरन और कैरोलिन पैरन अपनी 5 डॉटर्स नैन्सी, क्रिस्टीन, एंड्रिया, सिंडी और अप्रैल के साथ इस घर में रहने के लिए मूव करते हैं। रॉजर और कैरोलिन काफी ज्यादा खुश थे कि इतने कम पैसों में उन्हें एक इतना बड़ा घर मिल गया था। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक 200 एकड़ की प्रॉपर्टी पे घर बना था, तो ऑब्वियसली जब ये घर सस्ते में मिल रहा था तो कोई इसको खरीदने से पहले ज्यादा सोचेगा नहीं। और यही सेम गलती पैरन फैमिली ने भी करी। इस घर की पास्ट और हिस्ट्री को जाने बिना, इस घर के बारे में जाने बिना इस घर को खरीद लिया और यहाँ पे रहने के लिए मूव इन कर गए। इस डिसीजन को लेने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अपने डॉटर्स को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी चाइल्डहुड देना चाहते थे, बट चीजें कंप्लीटली अपोजिट हो जाती है। पैरन फैमिली के इस घर में मूव इन करने के साथ ही इस घर में बिजार चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने स्टार्टिंग में ये नोटिस करा कि घर के जो अलग अलग कमरे थे वहां से काफी अजीबोगरीब अनएक्सप्लेनेबल नॉइजेस सुनाई देती हैं। जैसे कि कैरोलिन को सुनाई देता था कि उनके जो घर का किचन था उसके अंदर कोई साफ सफाई कर रहा है और झाड़ू लगा रहा है। जब वो किचन में जाके चेक करती थी तो वहां पे डस्ट का एक ढेर भी रखा हुआ होता था, एज इफ किसी ने वहां पे सफाई करी हो। और फिर कैरोलिन को घर में अलग अलग चीजें मिसप्लेस्ड नजर आती थी। चीजें एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव होके चली जाती थी। दिस वॉज समथिंग रियली स्ट्रेंज टू देम। बट अभी तक तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये सारी इनडायरेक्ट इंसिडेंट्स थी, कुछ भी उनके आंखों के सामने नहीं हो रहा था। बट अब यहाँ से जो एक्सपीरियंसेस थी उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कैरोलिन को उनका फर्स्ट मेजर घोस्ट एक्सपीरियंस होता है जब उन्हें अपने किचन के अंदर 2 मेल एंटिटीज दिखती हैं जो किचन टेबल पे बैठी हुई थी। एक मेल एंटिटी तो उनके तरफ पॉइंट करके भी फिंगर दिखाता है। ऐसा ही एक सिमिलर घोस्ट एक्सपीरियंस रॉजर के साथ भी होता है। एक दिन उन्हें घर के स्टेयर्स के पास एक आदमी, एक बच्चा और एक डॉग के अपैरेशन दिखती है, यानी कि इन लोगों की घोस्ट नजर आती है। एंड कभी कभी उन्हें उस स्टेयर्स के पास ही इस घोस्ट डॉग के जगह एक घोस्ट कैट भी नजर आती थी। घोस्ट कैट वाले इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें आज के वीडियो का सबसे पहला वीडियो एविडेंस दिखाने वाला हूँ जो इसी घोस्ट कैट के अराउंड रिवॉल्व करता है। द फर्स्ट एविडेंस कम्स फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एमी स्क्रिप्ट। एमी एंड जेरेड आर ए मैरिड कपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड दे वेंट टू एक्सप्लोर द कॉन्जरिंग हाउस। एंड अपने इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान जेरेड कॉन्जरिंग हाउस के उन स्टेयर्स के आसपास इसी घोस्ट कैट के अराउंड कुछ एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। Hello? Hello? Kitty? Is anyone up here? Guys, Amy's just using the restroom. We haven't even got started yet. I just heard some noises upstairs. And they also said something about a ghost cat, and I swear I just heard a kitty cat meowing. And I think you would have heard that on the camera too. It came from up here. Noises upstairs, right? Someone up there. And as I was pointing upstairs, is anyone up there? I heard a cat meow when I was recording as well. And No way. I was saying about the ghost cat. Yeah, they I were. did hear a cat meow coming from upstairs, and I was pointing. Hello? Upstairs, and I was pointing. Upstairs, and I was pointing. एक क्लियर म्याओ साउंड ऑफ अ कैट वाज हर्ड, एंड साथ ही में कुछ रैटलिंग नॉइजेस भी सुनाई देती है, जैसे वहां से कोई भाग के गया हो। Upstairs, and I was pointing. उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई कैट मौजूद नहीं था, एंड दिस प्रूव्स दैट वहां पे सही में एक घोस्ट कैट थी जिसकी स्टोरी पास्ट में भी बताई गई थी। इवन द करंट ओनर ऑफ द हाउस कंफर्म्स अबाउट दिस घोस्ट कैट। couple months ago, so many people were hearing, we have a ghost cat. The ghost cat was meowing a lot. तो ये तो सिर्फ हमारा पहला एविडेंस था, पर अब हम वापस चलते हैं पैरन फैमिली की स्टोरी की तरफ। इन सारे घोस्ट एक्सपीरियंसेस के बाद रॉजर और कैरोलिन समझ चुके थे कि देयर आर मल्टीपल एंटिटीज प्रेजेंट इन देयर हाउस, बट व्हाट दे डिड नॉट नो इज
कि जिस वक्त उन्हें ये एंटिटीज नजर आ रही थी उसी सेम टाइम फ्रेम में ये सारी एंटिटीज उनके डॉटर्स को भी नाइटमेयर्स दे रही थी। एंड्रिया पेरेन सभी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसी वजह से जो भी अनयूजुअल चीजें इन सारी बहनों के साथ होती थी वो आकर के एंड्रिया को बताते थे। एंड वन ऑफ द सिस्टर्स टोल्ड एंड्रिया कि एक औरत है जो रात में उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ बेड पर सोती है, ऑलमोस्ट एज इफ वो प्रिटेंड कर रही हो कि वो उसकी मदर है। कभी कभी उनमें से एक बहन को रात में वॉइसेस सुनाई देती थी और वो वॉइसेस उस सिस्टर को ये कहती थी कि उनके घर के दीवारों के अंदर 7 सोल्जर्स की डेड बॉडीज बरी करी गई है। अनदर सिस्टर अप्रैल यूज्ड टू से कि उसके बेडरूम के क्लोजेट के अंदर एक छोटे बच्चे की स्पिरिट छुपी हुई है नेम्ड ओलिवर रिचर्डसन, एंड उसने इस छोटे बच्चे की स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप भी कर ली है। ये ऑलरेडी बहुत क्रीपी साउंड करता है, बट द फैक्ट कि अप्रैल सबसे छोटी बहन थी एंड इतने छोटे उम्र में भी वो इतनी डिटेल में सारी चीजें बता रही थी, ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी थी। बट इससे भी अनबिलीवेबल बात तो ये थी कि उनके घर से थोड़ी ही दूर एक ग्रेव थी ऑफ ए वुमन कॉल्ड ओलिव रिचर्डसन। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बच्चे की स्पिरिट थी वो एक्चुअली में ओलिव रिचर्डसन की ही स्पिरिट थी जो अपने आप को एक बच्चे की तरह दिखा रही थी टू बी फ्रेंड्स विद अप्रैल। भले ही तुम्हें इस चीज पे बिलीव करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा हो, बट नाउ आई विल गिव यू द सेकंड वीडियो एविडेंस व्हिच इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट। ये एविडेंस भी फिर से एमी स्क्रिप्ट चैनल से ही आता है जिनके बारे में हमने पहले भी देखा था। दे वर डूइंग अ सेशन यूजिंग अ VR डिवाइस। अगर मैं तुम्हें इस डिवाइस के बारे में बताऊं तो ये डिवाइस वहां पे पूछे गए क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करता है और AI के हेल्प से रैंडम इमेजेस को जनरेट करता है जो कि एक तरह से उन पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर होता है। Maybe you can show us what you see. Oh, I'm getting a picture. It's a house. Seeing a house. Okay. It's a lot bigger than this one though. And जो चीज आगे होती है, it will shock you all. Okay, my name is Amy and I'm here tonight with Jared. We're calling out to anyone who might be upstairs with us. Who's hiding up here and where are they hiding? Can you show me? You said downstairs that someone was hiding. Yeah, that wasn't me. That was in the other room here. Is there someone in there? Okay, is there someone in this little room here? Maybe you can show us what you look like. Oh. Oh. What? I'm seeing a face of a boy Yeah? and he's in a cupboard. No, all the tripwire just went off in there as well. I'm seeing a face of a boy. He's in a cupboard, but his head takes up the whole cupboard. Like, it's just a cupboard with this boy's head in it. He's got very wide, bright, wide eyes, but he looks young, real childlike. And he's like in this little cabinet, and he's like, boo. Oh my god. They were talking to a spirit and उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ पे छुपी हुई है एंड वो दिखने में कैसी है। एंड तभी उन्हें अपने उस VR में एक छोटे से बच्चे की फिगर दिखती है हाइडिंग इन ए क्लोजेट। तभी वहां पे रखे हुए सारे टच सेंसिटिव लाइट्स भी अपने आप ग्लो करने लगते हैं। सिंस ये वही बेडरूम था जहाँ पे अप्रैल भी रहती थी, तो यहाँ पे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जिस एविल स्पिरिट की बात अप्रैल पास्ट में कर रही थी उसी स्पिरिट को आज के टाइम पे एक एविडेंस की तरह इन लोगों ने कैप्चर करा था। पर अब हम वापस चलते हैं पेरेन फैमिली की स्टोरी की तरफ। इतनी सब डरावनी चीजें उस घर में होने के बाद भी पेरेन फैमिली कहीं ना कहीं इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है एंड एडजस्ट करके उस घर में रहने लगती है। वो लोग फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं थे कि इस घर को छोड़ के एक नया घर खरीद लें। आगे चल के 3 साल तक ये फैमिली एडजस्ट करके उसी घर में रहने लगती है इन सभी स्पिरिट्स के साथ। बट 3 साल बाद द एंटायर इवेंट टुक अ वेरी ब्रूटल टर्न। अब तक पेरेन फैमिली काफी ज्यादा डरी हुई थी, नो डाउट्स इन दैट। बट अभी इस घर में जो इंसिडेंट्स होनी स्टार्ट होती है ये इस फैमिली के लिए एक डिफरेंट कंसर्न बन जाती है। एक दिन उन्हें उस घर में अचानक से रॉटन फ्लैश की स्मेल आने लगती है and this clearly signifies towards a dead body. But this was just the beginning of the brutal turn. आगे चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट कर जाती हैं कि उनका जीना हराम हो जाता है। So इस अर्ली मॉर्निंग और पेरेंट फैमिली के सभी लोग अपने अपने रूम्स में सो रहे हैं। अराउंड 5:15 AM का टाइम था जब सभी लोग अपने अपने बेड से अपने आप नीचे गिर जाते हैं। एंड ये कोई नॉर्मल गिरना नहीं था, ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें खींच के बेड के नीचे गिराया है। ये चीज इतनी ज्यादा डेंजरस और एग्रेसिव वे में हुई थी कि सबको लगने लगा था दैट देयर इज ए डिमोनिक एंटिटी इन द हाउस
who is now trying to get physical with them. ये एक बहुत बड़ा शार्प टर्न था, क्योंकि इससे पहले उन्हें लगता था कि उनके घर में जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो शायद फ्रेंडली स्पिरिट्स है जो उनके साथ कोई भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहती है। बट इस इंसिडेंट के बाद उनकी बिलीव्स चेंज होने लगी थी। एंड इसके बाद आगे चल के एक ऐसा इंसिडेंट होता है विच वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एंड उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि अब तो आउटसाइड हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सो जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ दैट हैपेंड इन 1974। आफ्टरनून का टाइम था और कैरोलिन पैरन घर के सोफा के ऊपर लेटी हुई थी एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर उन्हें अपने काफ में काफी शार्प पेन फील होता है। इनफैक्ट ये पेन बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक निडल को लेकर के पोक या फिर स्टैब करने पे होता है। जब कैरोलिन उठकर चेक करती है कि अचानक ऐसा पेन क्यों हुआ तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनका काफ एक्चुअली ब्लीड कर रहा है, वहां से बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है। वो उठकर तुरंत ही सोफा को चेक करती है बट वहां पे कोई भी नीडल या फिर कोई इंसेक्ट भी नहीं होता, और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि ये होना हो एक पैरानॉर्मल एंड एक स्ट्रेंज एक्टिविटी ही थी जो किसी स्पिरिट या फिर किसी एविल एंटिटी ने उनके साथ करी हो। बाकी सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को साइड में रख के तुम इस नीडल पोकिंग इंसिडेंट पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज आज का जो तीसरा वीडियो एविडेंस है वो मैं तुम्हें इसी इंसिडेंट के अराउंड अभी दिखाने वाला हूँ। कॉन्जरिंग हाउस में गए हुए कई सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को तो एक्सपीरियंस किया ही है। ए यूट्यूबर नेम्ड एलेक्सा रिवेरा गोज टू एक्सप्लोर द कॉन्जरिंग हाउस। I'm here. Behind me is the world famous Conjuring House. I'm sure that you guys have heard about it. उनकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी नॉर्मल चल रही थी और वहाँ पे उनके साथ ज्यादा कुछ डरावना नहीं हुआ था। उन्हें बीच बीच में थोड़े बहुत फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे एंड कुछ थर्ड नॉइजेस भी सुनाई दे रहे थे। बट थिंग्स इन द वीडियो टुक ए वेरी सीरियस टर्न जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है। I'm gonna set these over by the toys and I'm gonna ask them questions. If yes, they'll turn the right one on. If no, they'll turn the left one on. I still want, obviously, to like chat with you guys. So, ow, something's poking me. What? I don't know. It was like a little like jab. I felt like somebody had a toothpick and like went like this to my back. It was like right around here. Ooh, Are you serious? it's like scratch marks. Like, I'm not even kidding. At first it felt like something was just poking my back. I didn't think much of it. Now that I know it's a huge scratch, I'm definitely a lot more worried. I hate this, I hate this, I hate this, I hate this. वीडियो के एक पॉइंट पे उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्हें कुछ चुभ रहा था। She felt like someone was poking her with a toothpick or maybe with a needle. एंड जब वो उस चीज को चेक करते हैं तो उनके बैक में लिटरली स्क्रैच मार्क्स थे। It's like scratch marks. Like, I'm not even kidding. A very similar experience happened with another YouTuber named Groovy Gavin. Right behind me is the Conjuring House, which might be the most haunted. इस यूट्यूबर की बात थोड़ी अलग थी एंड थोड़ी यूनिक थी बिकॉज ये एक हार्डकोर स्केप्टिक थे। ये भूत प्रेत में नहीं मानते थे और ये ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस को जा करके काफी मजेदार एक्सप्लोरेशन करते हैं। I am completely alone. Well, I guess with the spirits. You can't really say alone in the Conjuring House. But even this YouTuber faced the same poking incident inside the Conjuring House. Free to tug, pull off one of my shoes. Whoever's in here, slap me in the face. Kinky. I ended up spending a lot more time in this room and a bunch of other random rooms, but nothing other than me feeling like I got poked and some creaks happened. Feeling weird pokes. I'm not liking this. वेल ये जो अजीब एक्टिविटी थी ऑफ ए नीडल पोकिंग यू, ये चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेट अप रिलेट कर रही थी जो कैरोलिन के साथ भी हुआ था इन द हिस्ट्री। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि जो कॉन्जरिंग हाउस की हिस्ट्री थी और उसके हिस्ट्री की जो सबसे डरावनी कहानी थी वो इसी पोकिंग इंसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तुम्हें याद होगा कि कैरोलिन के साथ ही पोकिंग इंसिडेंट हुई थी एंड इस इंसिडेंट के बाद से कैरोलिन के साथ और भी कई सारी अजीबोगरीब एंड बहुत ही हार्मफुल चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैरोलिन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी एंड धीरे धीरे उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी थी। इट वॉज दिस मोमेंट जब घर में आते हैं वर्ल्ड रिनाउंड साइकिक एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन। एड एंड लॉरेन उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे उनके पिछले इन्वेस्टिगेशन के लिए अबाउट द एनिबल डॉल, जो कि 1970s की एक और बहुत ही फेमस और पैरानॉर्मल केस है। एड और लॉरेन घर में
जैसे ही एंटर करते हैं तो उन्हें घर में किसी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है और उनका ये डाउट और भी स्ट्रांग हो जाता है जैसे ही वो कैरोलिन के लेग की इस इंजरी को देखते हैं। इंजरी को देखकर और घर को सेंस करके उन्हें राइट अवे रियलाइज होता है कि उनके घर में मल्टीपल एंटिटीज हैं, जिसमें कुछ फ्रेंडली एंटिटीज भी है, बट जो एंटिटी कैरोलिन को मेंटली और फिजिकली इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही थी उस एविल स्पिरिट का नाम था बेत्सीबा। बेत्सीबा नहीं चाहती थी कि कैरोलिन उस घर में रहे बिकॉज बेत्सीबा अपने आप को उस घर की काइंड ऑफ हेड मानती थी, इसलिए कैरोलिन का उस घर में होना बेत्सीबा को पसंद नहीं था। एड एंड लॉरेन ने जब इस एविल एंटिटी बेत्सीबा के बारे में बताया तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए जब कैरोलिन और रॉजर इस घर के हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं दे फाउंड दैट एक्चुअली एक वुमन थी बाय द नेम बेत्सीबा सरमन जो कि पास ही में रहती थी। I will tell you everything about Bathsheba Sermon because this is the main story of the Conjuring House. And मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बेत्सीबा की ये पूरी कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा सिनिस्टर है। So इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना because this story will send chills down your spine. बेत्सीबा सरमन एक चाइल्ड केयर सेंटर को चलाती थी। चाइल्ड केयर सेंटर को तुम एक प्ले स्कूल की तरह समझ सकते हो जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते थे एंड उनका कोई ध्यान रखता था। फर्दर जब बेत्सीबा के बारे में रिसर्च किया गया तो उनको एक ऐसा केस मिलता है जो कि बेत्सीबा के चाइल्ड केयर सेंटर में हुआ था। बेत्सीबा के चाइल्ड केयर सेंटर में अंडर हर सुपरविजन एक बहुत ही छोटे लड़के की डेथ हो जाती है। इनिशियली सबको लगता है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था एंड एक नेचुरल डेथ हुई होगी उस बच्चे की, बट लेटर ऑन डॉक्टर्स ने बताया कि एक्चुअली उस बच्चे के स्कल में एक लार्ज नीडल को स्टैब किया गया था जिस वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई थी। जैसे इस इंसिडेंट के बारे में लोगों को पता चला तो ऑब्वियसली उन्होंने बेत्सीबा को ही ब्लेम किया। लोग तो ये भी बोलने लगे थे कि बेत्सीबा एक विच है जो कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है एंड एक रिचुअल को परफॉर्म करने के दौरान उसने इस बच्चे को नीडल से स्टैब करके मार दिया एज अ सैक्रिफाइस, एक बलि की तरह। इन रूमर्स के अलावा भी बेत्सीबा के ऊपर रियल मर्डर के चार्जेस भी लगे थे उस टाइम पे, बट सिंस कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था तो बेत्सीबा छूट गई थी। बट कहीं ना कहीं सारा शक बेत्सीबा पे ही जाता है क्योंकि उसी के निगरानी के अंदर इस बच्चे की मौत हुई थी, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। आगे चल के 1885 में बेत्सीबा की कहानी तब खत्म होती है जब एक पैरालिसिस के वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बट बेत्सीबा की इस पूरी कहानी को बताने का रीजन तो यही था कि अभी तुम लोग इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो किस तरह से कहानी के हिसाब से हिस्ट्री में बेत्सीबा ने एक नीडल के मदद से एक बच्चे की जान ले ली थी एंड फिर पैरेंट फैमिली में भी कैरोलिन के साथ एक ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ था जब उसे नीडल से पोक किया गया था। आई गेस तुम इन क्रीपी पैटर्न्स को कनेक्ट कर पा रहे होगे, बट साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और वीडियो एविडेंस दिखाना चाहूंगा विच प्रूव्स कि बेत्सीबा की कहानी एक्चुअली में रियल है एंड बेत्सीबा हिस्ट्री में एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी। स्टीव रॉनिन नाम के यूट्यूबर जब अपने एक दोस्त के साथ इस कॉन्जरिंग हाउस को इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो इस घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ उन्होंने उस पूरे लोकेलिटी को भी एक्सप्लोर किया था एंड एक टाइम पे एक्सप्लोर करने के दौरान उन्होंने अपने इस वीडियो में बेत्सीबा सरमन की रियल ग्रेव को भी दिखाई थी। Alright, so this is Bathsheba's family plot, and her grave, her tombstone is the broken one over here. So is there a reason why it broke? I think people broke it, and people, devil worshippers, people who were looking to do something paranormal, broke her stone and took it. That's it. Man, hopefully if we're nice to Bathsheba, she won't like possess us or something, you know? Yeah, maybe she'll just communicate with us tonight. Yeah. We're gonna be at the Conjuring House. This shows that there was actually a woman named Bathsheba Sermon जो वहाँ पे रहती थी एंड हो सकता है कि उसकी ये कहानी पूरी तरह से सच भी हो। बेत्सीबा की इस हिस्ट्री को पता लगाने के बाद, उसकी इस पूरी कहानी को जानने के बाद एड और लॉरेन को इतना तो कंफर्म पता चल गया था कि बेत्सीबा सरमन ही वो इविल स्पिरिट है जो कैरोलिन को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बट वो ऐसा क्यों करना चाहती थी और वो कैरोलिन को इतना ज्यादा क्यों टारगेट कर रही थी, इस बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस चीज के आंसर को जानने का तरीका एक सेऑन्स है, यानी कि एक स्पिरिट कॉल। सेऑन्स बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से एक साइकिक एक स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उससे बातें कर सकता है। एंड सिंस लॉरेन वॉरेन एक साइकिक थी तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि लॉरेन को एक मीडियम बनाकर वो लोग बेत्सीबा की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू ए सेऑन्स। जब इस सेऑन्स को किया गया था तो रॉजर और कैरोलिन ने डिसाइड किया था कि वो बच्चों को यहाँ से दूर रखेंगे बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि बच्चे इस डेडली रिचुअल को देखें, इस सेऑन्स को देखें, और इन केस अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं सेफ हो। बट स्टिल टू ऑफ द सिस्टर्स सिंडी और एंड्रिया किसी तरह से स्नीक आउट करके इस पूरे सेऑन्स के प्रोसेस को देखने के लिए आ जाते हैं एंड जो भी उन लोगों ने उस रूम में होते हुए देखा बिकेम द नाइटमेयर्स फॉर लाइफ टाइम।
ड्यूरिंग द सेंस एंड्रिया सॉ दैट उसकी मदर की वॉइस एकदम चेंज हो जाती है और वो एक अदर वर्ल्डली वॉइस में बात करने लगती है, एज इफ कोई इविल स्पिरिट उसके अंदर से बात कर रही है। एंड्रिया ऑल्सो सेज कि उनकी मदर कैरोलिन चेयर में फ्लोट करने लगी थी और ये जो भी डिमोनिक पावर थी उसने कैरोलिन को हवा में उठा के 20 फीट दूर तक पुश करके फेंक दिया था। और मैं ये बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, एंड्रिया पैरन ने खुद इस बात को रिसेंट टाइम्स में अपने एक रियल इंटरव्यू में बताया था। 15 years old. What happened during that seance? It was far more intense than anything that they could have portrayed on film. It did not happen in the cellar, it happened in the dining room. They brought a priest and a medium with them to the house. They inadvertently opened a door that they could not close. The medium invited the spirits in, and with them came something which attacked my mother. It spoke through her in a language that does not exist on this planet, and it levitated her in the chair that she was in, and within a split second when it was done, it threw her into the adjacent parlor about 20 feet away in literally a split second. इस चीज से इतना क्लियर हो गया था कि सेंस के दौरान एक डिमोनिक एंटिटी ने कैरोलिन को पोजेस कर लिया था एंड उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आफ्टर फ्यू आवर्स कैरोलिन नॉर्मल तो हो जाती है और ये सेंस खत्म तो हो जाता है, बट अभी तक एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला था कि ये एविल स्पिरिट वैसा क्यों कर रही थी। इस एक्सपीरियंस के बाद पैरन फैमिली को ऐसा फील होने लगता है कि जब से एड और लॉरेन वॉरेन उनके घर में आए हैं, ये सारी डरावनी एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ गई है एंड कैरोलिन के साथ इतनी ज्यादा डेंजरस एक एक्टिविटी भी हो चुकी थी। इसके बाद वहां पे एक छोटा सा झगड़ा भी होता है और पैरन फैमिली एड और लॉरेन को वहां से चले जाने के लिए बोलती है। फ्रॉम दिस डे पैरन फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो लोग उस घर में अकेले बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दे आर सराउंडेड विथ मल्टीपल नंबर ऑफ इविल स्पिरिट्स इनसाइड द हाउस। एंड फैमिली के लिए सबसे बेस्ट तो यही है टू नॉट फाइट विद दीज इविल एंटिटीज। एंड फैमिली की अप्रोच कहीं ना कहीं काम भी करती है और किसी तरह मजबूरी में वो लोग एडजस्ट करके उस घर में रहने लगते हैं। पैरन फैमिली की इस पूरी कहानी को अभी काफी टाइम हो चुका है, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो कॉन्जरिंग हाउस था वो इन सभी स्पिरिट से फ्री हो चुका है। What is this house? एंड आज के टाइम पे ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड घोस्ट हंटर्स हैं जो इस रियल लाइफ कॉन्जरिंग हाउस को विजिट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड मैं तुम्हें अभी इन यूट्यूबर्स में से ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल की बहुत ही डरावनी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। There's no way in fucking hell they know anything. So we are at the end of the video, abhi like proper end of the video. One of the biggest shoots of my entire life by बहुत time लगा and बहुत मेहनत लगी. Even if you look at the script of this video, bro, it's like how do I show you all this? Literally इसमें भी like almost 25 to 26 pages of script, months of research, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। I hope तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड इट मीन्स अ लॉट भाई। आई रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करना। आई रीड एवरी कॉमेंट, आई रिप्लाई, आई ट्राई टू रिप्लाई देयर। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क, डिस्टर्बिंग, हॉरर कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मैंने पानी पी के वीडियो शूट करा है। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय बाय।